मैंने यहां ये लिखा है ऑल रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर क्वासी स्टैटिक। मैंने ये कहा है जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं वो स्लो होते हैं। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि जितने भी स्लो प्रोसेसेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। Subscribe and press the bell icon, and never miss any update from Easy Mechanical Engineering. हेलो दोस्तों, क्या हाल? सब बढ़िया? सब बढ़िया ही होना चाहिए। तो अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम कई टॉपिक्स के बारे में बात कर चुके हैं, जैसे कि सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री के बारे में हम बात कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ बाउंड्री, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, प्योर सब्सटेंसेज, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, एम ऑफ स्टडीइंग थर्मोडायनेमिक्स। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर चुके हैं और हर एक टॉपिक के बारे में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ प्रोसेस, पाथ और स्टेट के बारे में बात की थी। यानी कि अपने लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि प्रोसेस क्या होता है, पाथ क्या होता है, स्टेट क्या होती है। हमने टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस के बारे में भी बात की थी और वहां हमने ये देखा था कि प्रोसेस दो टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर मैं सिस्टम को स्टेट 1 से स्टेट 2 पर लेके आता हूं, अगर मैं सिस्टम को स्टेट 1 से स्टेट 2 पे लेके आता हूं और वापस स्टेट 2 से स्टेट 1 पे लेकर जाता हूं, और ऐसा करने के बाद अगर मुझे सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई भी नेट इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, तो मैं ये कहूंगा कि इस केस में जो प्रोसेस हो रहा है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसी तरीके से अगर मैं सिस्टम को स्टेट 1 से स्टेट 2 पे लेके आता हूं और वापस स्टेट 2 से स्टेट 1 पर लेकर जाता हूं, और ऐसा करने के बाद अगर मुझे सिस्टम या सराउंडिंग में से किसी भी एक पे कोई भी नेट इफेक्ट देखने को मिलता है, तो उस केस में मैं ये कहूंगा कि जो प्रोसेस हो रहा है वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है और वहां मैंने एग्जांपल के साथ आपको समझाया है कि कैसे प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होता है और कैसे एक प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यह भी बताया है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस का सबसे मेन कॉज होता है फ्रिक्शन। कई सारे कॉजेस होते हैं, मेन कॉज तो नहीं कहूंगा, कई सारे कॉजेस होते हैं इरिवर्सिबल होने के प्रोसेस के, लेकिन उन सभी कॉजेज में से एक कॉज होता है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन एक कॉज है प्रोसेस के इरिवर्सिबल होने का। फ्रिक्शन के कारण प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो ये बात हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कर ली है। तो अब से आप थर्मोडायनेमिक्स में कहीं भी ये देखेंगे कि फ्रिक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब वहां जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। थर्मोडायनेमिक्स में कहीं भी अगर फ्रिक्शन हो रहा है तो प्रोसेस क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इस चीज को याद रख लीजिएगा। ये चीज मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूं। ठीक है, अब बात करते हैं आज के इस लेक्चर की। आज के लेक्चर को चालू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप में से किसी ने भी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले आप जाके मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, उसके बाद आज का लेक्चर देखिएगा, क्योंकि हर एक लेक्चर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखेंगे तो आपको आज का लेक्चर क्या पता समझ में ना आए। ठीक है, इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप पहले जाके प्रीवियस लेक्चर्स देखिए और फिर आज का लेक्चर देखिएगा। तो जिन्होंने भी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में थर्मोडायनेमिक्स प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आप उस प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे के सारे लेक्चर्स सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं आज के लेक्चर की। आज हम बात करेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस को अचीव कैसे करते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस होता क्या है। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस को अचीव कैसे किया जाता है। ठीक है ना, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस को अचीव कैसे करते हैं। ठीक है, समझे? तो इस चीज को समझने के लिए हम बात करेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अब क्वासी का मतलब होता है ऑलमोस्ट, क्वासी का मतलब होता है ऑलमोस्ट, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। अब यहां ध्यान से देखिए, अगर कोई चीज रेस्ट में है तो मैं ये कह सकता हूं कि वो चीज इक्विलिब्रियम में भी होगी, तो रेस्ट को एक तरीके से मैं इक्विलिब्रियम भी कह सकता हूं। मैं क्या कह सकता हूं? A process which is almost under equilibrium is called quasi-static process.
ठीक है, यहां से क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की डेफिनेशन बन जाएगी, अ प्रोसेस which is almost under equilibrium, a process which is almost under equilibrium, क्वासी का मतलब almost, static का मतलब रेस्ट या फिर equilibrium, तो a process which is almost under equilibrium is called quasi static process, is called quasi static process, ठीक है, is called quasi static process. A process which is almost under equilibrium is called quasi static process, ठीक है। तो जो प्रोसेस ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में होता है वो क्या कहलाता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहलाता है, ठीक है ना। जो प्रोसेस ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में होता है वो क्या कहलाता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहलाता है। इसका मतलब ये है कि जिस प्रोसेस में सिस्टम ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है, जिस प्रोसेस में सिस्टम ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में होता है या जिस प्रोसेस के दौरान सिस्टम जितनी भी स्टेट से पास होता है वो सारी इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, उसको हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। जिस प्रोसेस में सिस्टम ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में होता है उसे हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि जिस प्रोसेस के दौरान सिस्टम जितनी भी स्टेट से पास होता है वो सारी इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, तो उस प्रोसेस को हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा मुझे मालूम है, अब मैं जब एग्जांपल दूंगा तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब क्या है और इस डेफिनेशन का क्या मतलब है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है, अब मैं एग्जाम्पल दूंगा, उस एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन के बारे में टेंशन मत लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगी। अब मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, एक पिस्टन सिलेंडर असेंबली है, यहां स्टॉप्स लगे हुए हैं, ये पिस्टन है, यहां सिलेंडर में गैस भरी हुई है और ये जो गैस है ये हमारी क्या है, सिस्टम है, ठीक है। ये जो गैस है ये हमारी क्या है, सिस्टम है। अब यहां ध्यान से सुनिए, ये जो सिलेंडर है ये ट्रांसपेरेंट सिलेंडर है और क्योंकि ये सिलेंडर ट्रांसपेरेंट सिलेंडर है तो इसकी वजह से हमें ये पता चल पा रहा है कि ये गैस या फिर ये जो हमारा सिस्टम है ये कितनी हाइट तक इस सिलेंडर में है, ठीक है। ये जो गैस है ये कितनी हाइट तक इस सिलेंडर में भरी हुई है। ये सिलेंडर क्या है, ट्रांसपेरेंट है और क्योंकि ये सिलेंडर ट्रांसपेरेंट है तो इससे हमें ये पता चल पा रहा है कि ये जो गैस है ये कितनी हाइट तक इस सिलेंडर में भरी हुई है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस पिस्टन पे एक ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक का वेट है 100 यूनिट, ठीक है। 100 यूनिट का एक ब्लॉक रखा है, ठीक है ना, 100 यूनिट का क्या है, एक ब्लॉक रखा है। अब यहां ध्यान से देखिए, 100 यूनिट का जो ब्लॉक है ये क्या कर रहा है, ये इस पिस्टन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, ये इस पिस्टन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। अब यहां ध्यान से देखिए, ये पिस्टन ना तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है ना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ये पिस्टन इक्विलिब्रियम में है, इस चीज का भी ध्यान रखिए। ये पिस्टन किस में है, इक्विलिब्रियम में है। बट अब यहां ध्यान से देखिए, मैं कह रहा हूं ये पिस्टन इक्विलिब्रियम में है और मैंने अभी आपको ये भी कहा कि ये जो ब्लॉक है ये इस पिस्टन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। 100 यूनिट का ये जो ब्लॉक है, या फिर यूं कह लीजिए कि इस ब्लॉक का वेट क्या है, 100 यूनिट है, तो ये 100 यूनिट फोर्स इस पिस्टन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एग्जर्ट कर रहा है। अब क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये पिस्टन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट कर रहा है तो ये पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होना चाहिए, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि ये पिस्टन इक्विलिब्रियम में है। ऐसा क्यों हो रहा है,
ये पिस्टन इक्विलिब्रियम में इसलिए है क्योंकि ये जो गैस है ये भी इक्वल मैग्नीट्यूड का अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रही है। ये जो गैस है ये भी इक्वल मैग्नीट्यूड का अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रही है। अगर ब्लॉक 100 यूनिट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहा है तो ये गैस इस फोर्स को कैंसिल आउट करने के लिए सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, ठीक है ना, जिसके कारण पिस्टन इक्विलिब्रियम में है। नीचे से भी 100 यूनिट का फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ऊपर से भी 100 यूनिट का फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है ना। यहां ध्यान दीजिए, यहां इस सिलेंडर में प्रेशर गेज लगा हुआ है, ठीक है, जिससे हमें गैस का प्रेशर या यूं कह लीजिए कि सिस्टम का प्रेशर पता चल रहा है, ठीक है। अब यहां इस कंडीशन में सिस्टम की ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में सिस्टम का प्रेशर क्या है और सिस्टम का वॉल्यूम क्या है वो हम पता लगा सकते हैं। प्रेशर गेज की मदद से हम इस कंडीशन में सिस्टम का प्रेशर पता लगा सकते हैं। तो मान लीजिए इस कंडीशन में, ठीक है ना, इस कंडीशन में सिस्टम का जो प्रेशर है वो है P1, हमें प्रेशर गेज से पता चल जाएगा। इस कंडीशन में सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो है V1। V1 कैसे मालूम चलेगा, हमें ये जो गैस है ये किस हाइट तक भरी हुई है ये हमें पता है, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेंगे, वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा पाई r स्क्वायर h। अगर हमें सिलेंडर का रेडियस पता है तो वॉल्यूम हमें इजीली पता चल जाएगा कि किस हमको ये मालूम है कि किस हाइट तक ये गैस भरी हुई है। r की वैल्यू मालूम चल गई, पाई r स्क्वायर h से हमको क्या मालूम चल जाएगा, सिस्टम का वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो P1 और V1 क्या है, सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम है इस स्टेट पे, और ये स्टेट कौन सी है, सिस्टम की स्टेट 1 है, ठीक है ना। ये स्टेट कौन सी है, स्टेट 1 है, ठीक है। तो स्टेट 1 पे सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा। कैसे मालूम चलेगा, स्टेट 1 पे सिस्टम का प्रेशर हमें प्रेशर गेज की मदद से मालूम चलेगा और सिस्टम का वॉल्यूम हमें इस हाइट की मदद से मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो स्टेट 1 पे हमें सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम पता है, ठीक है। तो यहां मैं क्या बना लेता हूं, यहां एक पीवी डायग्राम बना लेता हूं। यहां कोने में मैं क्या कर रहा हूं, पीवी डायग्राम बना रहा हूं, क्योंकि हमें प्रेशर और वॉल्यूम पता है ना, तो मैं पीवी डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। ये है P1, ये है V1 और ये है स्टेट 1, ठीक है, समझ गए। अब यहां ध्यान से देखिए, यहां मैं क्या कर रहा हूं, यहां मैं क्या कर रहा हूं, यहां मैं इस ब्लॉक को, पूरे के पूरे ब्लॉक को एकदम से हटा रहा हूं, ठीक है ना। इस पिस्टन पे से इस पूरे ब्लॉक को एकदम से मैं हटा रहा हूं। तो अब देखिए क्या होगा, जैसे ही मैं इस पिस्टन के ऊपर से इस ब्लॉक को हटाऊंगा, ठीक है ना, वैसे ही पिस्टन के अक्रॉस प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही मैं इस ब्लॉक को एकदम से पिस्टन पे से हटाऊंगा तो इस पिस्टन के अक्रॉस प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं वापस से बता देता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इस ब्लॉक को, इस पूरे ब्लॉक को उठा रहा हूं, इस पिस्टन पे से हटा रहा हूं, ठीक है ना। अब जैसे ही मैं इस ब्लॉक को हटाऊंगा, 100 यूनिट का ब्लॉक है, जैसे ही मैं इस ब्लॉक को हटाऊंगा तो पिस्टन के अक्रॉस, पिस्टन के ऊपर और पिस्टन के नीचे, पिस्टन के अक्रॉस प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। पिस्टन के नीचे जो होगा वो प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, ठीक है, पिस्टन के नीचे प्रेशर हाई होगा। अब जैसे ही मैं इस ब्लॉक को हटाऊंगा, पिस्टन के ऊपर, यहां पिस्टन के ऊपर की तरफ प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं ब्लॉक को हटाऊंगा तो पिस्टन के ऊपर की तरफ प्रेशर लो हो जाएगा, पिस्टन के नीचे की तरफ यानी कि यहां सिस्टम में प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो पिस्टन के अक्रॉस हमें प्रेशर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कभी भी मतलब किसी भी लेयर के अक्रॉस हमें प्रेशर का डिफरेंस अगर देखने को मिलता है तो वहां प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एक्ट करता है, और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक्ट करता है। तो अब क्योंकि यहां पिस्टन के अक्रॉस हमें प्रेशर डिफरेंस देखने को मिल रहा है तो यहां प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एक्ट करेगा, और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक्ट करेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। जिस डायरेक्शन में प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एक्ट करता है उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी होता है। तो एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अब ध्यान से देखिए, यहां प्रेशर के बीच जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हाई है, यहां प्रेशर के बीच जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हाई है। यहां प्रेशर हाई है, यहां प्रेशर बिल्कुल लो है, प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स भी बहुत ज्यादा होगा। अब क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बहुत ज्यादा है तो ये जो एक्सीलरेशन होगा, ये जो पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ये भी बहुत ज्यादा होगा, यानी कि पिस्टन बहुत फास्ट स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा।
यानी कि पिस्टन बहुत फास्ट स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों हो रहा है वापस से बता देता हूं, ठीक है। यहां प्रेशर का डिफरेंस है, प्रेशर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो प्रेशर ग्रेडियंट भी बहुत ज्यादा होगा। प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है इसलिए ये जो एक्सेलरेशन है ये भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पिस्टन है ये बहुत फास्ट स्पीड के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब क्या होगा, ये पिस्टन बहुत फास्ट स्पीड के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, स्टॉप से टकराएगा और सक्सेसिव कॉलिजन्स के बाद ये क्या होगा, रुक जाएगा, ठीक है। एकदम से मूव करेगा, फिर टकराएगा स्टॉप से और फिर वहीं का वहीं रुक जाएगा। सक्सेसिव कॉलिजन्स के बाद यहां स्टॉप्स के पास टकरा के रुक जाएगा, ठीक है। तो बहुत फास्ट स्पीड के साथ ये पिस्टन मूव करेगा। क्यों? क्योंकि यहां प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है, क्योंकि यहां प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है, ग्रेडियंट बहुत हाई है, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिए, अब हमारा पिस्टन कहाँ है, यहां पहुंच चुका है, हमारा पिस्टन यहां पहुंच चुका है, ठीक है ना। ये हमारा पिस्टन है, यहां क्या है, गैस भरी हुई है, ठीक है। अब इस गैस की हाइट क्या है, इस गैस की हाइट ये है, ठीक है ना। ये गैस अब इस हाइट तक पहुंच चुकी है, ये गैस क्या हुई है, एक्सपेंड हो गई है, ठीक है ना। ये गैस क्या हो चुकी है, एक्सपेंड हो चुकी है। ठीक है, यहां क्या है, प्रेशर गेज लगा हुआ है। तो अब देखिए इस कंडीशन में, यानी कि सिस्टम की स्टेट 2 पे, इस स्टेट 2 पे हमें इस सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम पता लग जाएगा। प्रेशर गेज की मदद से हमें इस स्टेट 2 पे सिस्टम का प्रेशर पता लग जाएगा। मान लीजिए सिस्टम का प्रेशर है P2 और इस हाइट की मदद से हमें सिस्टम का वॉल्यूम भी पता लग जाएगा। मान लीजिए सिस्टम का वॉल्यूम क्या है, V2 है। तो स्टेट 2 पे सिस्टम का प्रेशर हमें प्रेशर गेज की मदद से मालूम लग जाएगा और स्टेट 2 पे सिस्टम का जो वॉल्यूम है, इस सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो हमें इस हाइट की वजह से मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। तो स्टेट 2 पे सिस्टम का प्रेशर है P2 और सिस्टम का वॉल्यूम है V2, ठीक है। तो यहां मैं प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे इसे मार्क कर लेता हूं। प्रेशर क्या है, P2 और वॉल्यूम क्या है, V2। ये क्या है, सिस्टम का स्टेट 2 है। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, यहां ध्यान से देखिए। क्या आपको पता है कि सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे किस पाथ के थ्रू आया है? हमें यह पता है कि सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ गया है, ठीक है। यहां कोई ना कोई प्रोसेस हुआ है क्योंकि यहां सिस्टम की स्टेट चेंज हुई है। बेसिक से बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, ठीक है। सिस्टम की स्टेट चेंज हुई है मतलब यहां कोई प्रोसेस हुआ है, ठीक है। सिस्टम अपनी स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आया, ये भी हमें मालूम है। लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि सिस्टम किस पाथ के थ्रू स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आया है? ठीक है, नहीं मालूम है ना। हमें यह नहीं मालूम है कि सिस्टम किस पाथ के थ्रू स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आया है। क्यों? क्योंकि हम पाथ ही ट्रेस नहीं कर पाएंगे, हम वो पाथ ट्रेस नहीं कर पाएंगे जिस पाथ के थ्रू सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आया है। क्यों ट्रेस नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये जो सिस्टम एक्सपेंड हुआ, ये जो हमारी गैस एक्सपेंड हुई, ये बहुत फास्ट एक्सपेंड हुई। यहां जो प्रोसेस हुआ ये इतना फास्ट था कि हम यहां कोई पाथ ही ट्रेस नहीं कर पाएंगे। सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे इतनी फास्ट आई है कि हम पाथ ही ट्रेस नहीं कर पाएंगे कि किस पाथ के थ्रू सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आया है, ठीक है। ये जो प्रोसेस था ये इतना फास्ट था, इतना रैपिड था कि हमें पाथ ट्रेस करने का मौका ही नहीं मिलेगा। हमें यहां स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच की इंटरमीडिएट स्टेट्स पता ही नहीं है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, अगर हमें स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच के पॉइंट्स या स्टेट्स पता ही नहीं होंगी तो हम पाथ ट्रेस कर ही नहीं पाएंगे। तो यहां देखिए, यहां प्रोसेस इतना फास्ट हो रहा है, ये पिस्टन इतनी फास्ट स्पीड से ऊपर आया कि सिस्टम की स्टेट इतनी फास्ट चेंज हुई कि हम यहां स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच कोई पाथ ट्रेस नहीं कर पाएंगे। हम ये पता नहीं लगा पाएंगे कि सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे किस पाथ के थ्रू आया है। इस पाथ के थ्रू आया है, इस पाथ के थ्रू आया है, इस पाथ के थ्रू आया है या इस पाथ के थ्रू आया है। किस पाथ के थ्रू सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आया है ये हम पता नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि प्रोसेस बहुत फास्ट है, और क्योंकि प्रोसेस बहुत फास्ट है
तो हमें पाथ ट्रेस करने का मौका ही नहीं मिलेगा, हम पाथ ही नहीं ट्रेस कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट है, इसलिए हम पाथ ट्रेस नहीं कर पाएंगे। हम वो पाथ ट्रेस नहीं कर पाएंगे जिस पाथ के थ्रू सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आया है। अब ध्यान दीजिए, रिवर्सेबल प्रोसेस के केस में हम सिस्टम को स्टेट 1 से स्टेट 2 पे लेके आते हैं, है ना, और वापस स्टेट 2 से स्टेट 1 पर लेकर जाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए, रिवर्सेबल प्रोसेस के केस में हम सिस्टम को स्टेट 1 से स्टेट 2 पे लेके आते हैं और वापस स्टेट 2 से स्टेट 1 पर लेकर जाते हैं। ठीक है, इसमें केस क्या होता है कि हम जिस पाथ के थ्रू सिस्टम को स्टेट 1 से स्टेट 2 पे लाते हैं, उसी सेम पाथ के थ्रू सिस्टम को स्टेट 2 से स्टेट 1 पे लेके जाते हैं। यानी कि रिवर्सेबल प्रोसेस के केस में हमें पाथ पता होता है, और क्योंकि हमें पाथ पता होता है इसलिए हम सिस्टम को जिस स्टेट से, यानी कि सिस्टम को जिस पाथ के थ्रू स्टेट 1 से स्टेट 2 पे लाते हैं, उसी पाथ के थ्रू स्टेट 2 से स्टेट 1 पे लेकर चले जाते हैं। ठीक है, तो रिवर्सेबल प्रोसेस के केस में हमें पाथ पता होता है, इसलिए हम सिस्टम को स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जिस पाथ के थ्रू लेके आते हैं, उसी सेम पाथ के थ्रू स्टेट 2 से स्टेट 1 पर लेकर चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां इस केस में हमें पाथ नहीं पता है। ठीक है, रिवर्सेबल प्रोसेस के केस में हमें पाथ पता है, तो हम प्रोसेस को रिवर्स कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां हमें पाथ पता है। हमें जिस पाथ के थ्रू सिस्टम को स्टेट 1 से स्टेट 2 पे लेके जाना है और स्टेट 2 से वापस स्टेट 1 पे लेके जाना है, वो पाथ हमें पता है। ठीक है, रिवर्सेबल प्रोसेस में हमें पाथ पता है, इसलिए हम प्रोसेस को रिवर्स कर पा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, यहां हमें पाथ पता है, इसलिए मैं वापस प्रोसेस को रिवर्स कर पा रहा हूं, लेकिन यहां हमें पाथ ही नहीं पता है। अगर मुझे यहां पाथ ही नहीं पता है तो क्या मैं प्रोसेस को रिवर्स कर पाऊंगा? मैं स्टेट 1 से स्टेट 2 पे तो आ गया, लेकिन क्या मैं सेम पाथ के थ्रू सिस्टम को स्टेट 2 से स्टेट 1 पे ले जा पाऊंगा? ठीक है, यहां हम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ रहे थे और सेम पाथ के थ्रू सिस्टम को स्टेट 2 से स्टेट 1 पे ला रहे थे। ठीक है, लेकिन यहां देखिए, यहां हमें पाथ ही नहीं मालूम है, यहां हमें पाथ ही नहीं मालूम है। अगर हमें पाथ ही नहीं मालूम है तो मैं किस पाथ के थ्रू सिस्टम को वापस स्टेट 2 से स्टेट 1 पे लेके जाऊंगा? यानी कि मैं प्रोसेस कैसे रिवर्स कर पाऊंगा? मैं प्रोसेस रिवर्स ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे यहां पाथ ही नहीं मालूम है। ठीक है, सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ रहा है, ठीक है, किस पाथ के थ्रू आ रहा है मुझे नहीं मालूम। ठीक है, अब मुझे स्टेट 2 से स्टेट 1 पे लेके जाना है सिस्टम को, किस पाथ के थ्रू में लेके जाऊं? स्टेट 2 से स्टेट 1 पे किस पाथ के थ्रू में सिस्टम को लेके जाऊं? ठीक है, मुझे पाथ ही नहीं पता है। अब मुझे जब पाथ ही नहीं पता है तो मैं प्रोसेस को रिवर्स कर ही नहीं पाऊंगा। तो ऐसे केस जिसमें हमें पाथ ही नहीं पता होता है कि सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे किस पाथ के थ्रू आया है, ठीक है, ऐसे केसेस में हम प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर पाएंगे, यानी कि सिस्टम को हम स्टेट 2 से स्टेट 1 पे नहीं ले जा पाएंगे सेम पाथ के थ्रू। और ऐसे केसेस को हम क्या कहते हैं? इररिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। ऐसे केसेस में जो प्रोसेस हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? इररिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। क्यों कहते हैं इररिवर्सिबल प्रोसेस? क्योंकि यहां हम प्रोसेस को रिवर्स ही नहीं कर पाएंगे, यहां हम प्रोसेस को रिवर्स ही नहीं कर पाएंगे। हमें पता ही नहीं कि किस पाथ के थ्रू हमें स्टेट 2 से स्टेट 1 पे सिस्टम को लेके जाना है। ठीक है, क्योंकि अगर हमें पाथ पता होता, अगर मुझे पाथ पता होता तो मैं स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जिस पाथ के थ्रू सिस्टम आया है उसी पाथ के थ्रू वापस सिस्टम को स्टेट 2 से स्टेट 1 पे ले जाता, यानी कि मैं प्रोसेस को रिवर्स कर पाता। लेकिन यहां मैं प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे स्टेट 1 से स्टेट 2 पे सिस्टम किस पाथ के थ्रू आया है ये पता ही नहीं है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है ये इररिवर्सिबल क्यों हो रहा है? क्योंकि ये प्रोसेस बहुत फास्ट है। यहां हम पाथ इसलिए ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि प्रोसेस क्या है? प्रोसेस क्या है? बहुत फास्ट है। ठीक है, तो प्रोसेस फास्ट है, इस कारण से प्रोसेस इररिवर्सिबल हो रहा है। तो जितने भी फास्ट प्रोसेसेस होते हैं वो सब क्या होते हैं? इररिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। जितने भी फास्ट प्रोसेसेस होते हैं वो सभी क्या होते हैं? इररिवर्सिबल होते हैं। अगर कोई प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट है तो वो क्या होगा? इररिवर्सिबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि फास्ट जब प्रोसेस होगा तो हम स्टेट 1 से स्टेट 2 के बीच सिस्टम किस पाथ के थ्रू स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ रहा है वो पाथ ट्रेस नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि हमें पाथ मालूम नहीं होगा तो हम सिस्टम को वापस स्टेट 2 से स्टेट 1 पे नहीं ला पाएंगे। अगर हम सिस्टम को स्टेट 2 से स्टेट 1 पे नहीं ला पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए हम ये कहेंगे कि प्रोसेस इररिवर्सिबल है। तो जितने भी फास्ट प्रोसेसेस होते हैं, अगर आप कहीं देख रहे हैं कि कोई प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट है तो क्या है इसका मतलब? कि प्रोसेस इररिवर्सिबल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? प्रोसेस इररिवर्सिबल है।
जितने भी फास्ट प्रोसेसेस होते हैं वो सभी क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। अभी हमने क्या किया था, अभी मैंने पिस्टन के ऊपर 100 यूनिट का एक ब्लॉक रखा था। मैंने क्या किया था, मैंने पिस्टन के ऊपर 100 यूनिट का एक ब्लॉक रखा था। ठीक है, मैंने यही किया था, मैंने पिस्टन के ऊपर 100 यूनिट का एक ब्लॉक रखा था और फिर उस ब्लॉक को, पूरे के पूरे ब्लॉक को एकदम से हटा दिया था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब देखिए मैं क्या करूंगा, ये जो 100 यूनिट का ब्लॉक रखा था मैंने, इस ब्लॉक को मैं 100 नंबर ऑफ स्लाइसेस में कट कर लूंगा। ठीक है ना, इस ब्लॉक को मैं क्या करूंगा, 100 स्लाइसेस में कट कर लूंगा इस तरीके से। 100 स्लाइसेस में कट कर लूंगा और हर एक स्लाइस का वेट यहां क्या होगा, 1 यूनिट होगा। हर एक स्लाइस का वेट यहां क्या होगा, 1 यूनिट होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं वापस बता देता हूं। अभी हमने क्या किया था, अभी हमने पिस्टन पे ये 100 यूनिट का ब्लॉक रखा था और फिर बाद में इस पूरे के पूरे ब्लॉक को हटा दिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस 100 यूनिट के ब्लॉक को 100 स्लाइसेस में कट कर रहे हैं और हर एक स्लाइस का वेट क्या है, यहां 1 यूनिट है। अब पहले मैंने 100 यूनिट का ब्लॉक यहां रखा था, अब मैं क्या करूंगा, ये जो 100 स्लाइसेस मैंने कट की हैं ये पिस्टन के ऊपर रखूंगा। पहले मैंने 100 यूनिट का ब्लॉक यहां रखा था, अब मैं इस 100 यूनिट के ब्लॉक को 100 स्लाइसेस में काट के फिर यहां रखूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 100 यूनिट के ब्लॉक को 100 स्लाइसेस में काट के यहां रखूंगा। यहां मैं कंप्लीट ब्लॉक नहीं रख रहा हूं, यहां ये इस तरीके से 100 स्लाइसेस में कट करके इस ब्लॉक को 100 स्लाइसेस में कट करके फिर रख रहा हूं और हर एक स्लाइस का वेट क्या है, यहां 1 यूनिट है। हर एक स्लाइस का वेट क्या है, यहां 1 यूनिट है। ठीक है, अब पहले मैंने क्या किया था, 100 यूनिट का ब्लॉक यहां रखा था और पूरे ब्लॉक को एक साथ हटा दिया था। अब मैं क्या करूंगा, एक एक स्लाइस हटाता जाऊंगा। अब मैं पूरा एक साथ नहीं हटाऊंगा, 100 स्लाइसेस एक साथ नहीं हटाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, एक एक स्लाइस हटाता जाऊंगा। जैसे ऊपर वाली स्लाइस हटा दी पहले, फिर दूसरी स्लाइस हटा दी, तो एक एक स्लाइस हटाता जाऊंगा। पहले मैंने कंप्लीट ब्लॉक हटा दिया था, अब मैं एक एक स्लाइस हटाऊंगा। ठीक है ना, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक एक स्लाइस हटाऊंगा। तो समझ आया अब हम क्या करने वाले हैं। पहले हमने 100 यूनिट का ब्लॉक यहां पिस्टन पे रखा था और पूरे 100 यूनिट के ब्लॉक को हमने हटा दिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस 100 यूनिट के ब्लॉक को 100 स्लाइसेस में कट कर रहे हैं और फिर यहां रख रहे हैं और इसके बाद हम पूरे ब्लॉक को एक साथ नहीं हटाएंगे, हम एक एक स्लाइस को हटाते जाएंगे। ठीक है ना, तो अब मैं वापस से डायग्राम बना लेता हूं। ठीक है, वापस से मैं क्या करता हूं, डायग्राम बना लेता हूं जिससे कि हमको थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाए। यही डायग्राम मैं वापस बना रहा हूं। ठीक है ना, यही डायग्राम क्या कर रहा हूं, मैं वापस बना रहा हूं। ये क्या है, स्टॉप्स है। ये क्या है, पिस्टन है। यहां क्या है, सिलेंडर में गैस भरी हुई है। सिलेंडर में क्या है, गैस भरी हुई है और ये जो गैस है ये हमारी क्या है, सिस्टम है। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट है सिलेंडर, तो हमें क्या मालूम चल रही है, हाइट मालूम चल रही है। ठीक है ना, इस हाइट की मदद से हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, यहां क्या लगा हुआ है, प्रेशर गेज लगा हुआ है जिससे हमें प्रेशर पता चल रहा है। ठीक है, अब यहां प्रीवियस एग्जांपल में मैंने एक ब्लॉक रखा था 100 यूनिट का, लेकिन यहां हम क्या रख रहे हैं, यहां हम उस 100 यूनिट के ब्लॉक को 100 स्लाइसेस में कट करके फिर रख रहे हैं। ठीक है, तो यहां हम 100 यूनिट के ब्लॉक को 100 स्लाइसेस में कट करके रख रहे हैं और हर एक स्लाइस का वेट क्या है, यहां 1 यूनिट है। ठीक है, ठीक है ना, अब इस तरीके से कर रहे हैं हम। अब यहां देखिए, पहले मैंने ब्लॉक को हटा दिया था, पूरे ब्लॉक को हटा दिया था। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक एक स्लाइस यहां से हटाता जाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, एक एक स्लाइस यहां से हटाता जाऊंगा। तो अब चालू करते हैं। ठीक है ना, यहां देखिए,
अभी कंप्लीट वेट कितना है इस ब्लॉक का, नंबर ऑफ स्लाइसेस कितनी है 100 है, हर एक स्लाइस का वेट कितना है 1 यूनिट है, नंबर ऑफ स्लाइसेस कितनी है 100 है, तो टोटल वेट कितना है जो कि पिस्टन के ऊपर एग्जर्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो टोटल वेट कितना है, ये वाला वेट कितना है 100 यूनिट है। ठीक है, अब क्योंकि पिस्टन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, क्योंकि पिस्टन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, पिस्टन ना ही अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है ना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि गैस भी इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स एग्जर्ट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, जितने मैग्नीट्यूड का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एग्जर्ट हो रहा है उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में भी एग्जर्ट कर रही है ये गैस, जिसके कारण ये जो पिस्टन है ये क्या है इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो यहां हम ये कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है क्योंकि फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, हमारा सिस्टम किस में है इक्विलिब्रियम में है। अभी ये गैस रेस्ट में है, एक्सपेंड भी नहीं हो रही है, कंप्रेस भी नहीं हो रही है। ठीक है ना, गैस रेस्ट में है, एक्सपेंड भी नहीं हो रही है, कंप्रेस भी नहीं हो रही है। ठीक है, फोर्सेस बैलेंस्ड है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस स्टेट में हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो ये क्या है सिस्टम की स्टेट 1 है, ये क्या है सिस्टम की स्टेट 1 है, और इस स्टेट में हमारा सिस्टम किस में है इक्विलिब्रियम में है क्योंकि यहाँ फोर्सेस बैलेंस्ड हो रहे हैं। ठीक है ना, फोर्सेस बैलेंस हैं और इसके अलावा जो हमारा सिस्टम है वो मूव नहीं कर रहा है, गैस ना ही एक्सपेंड हो रही है ना ही कंप्रेस हो रही है। ठीक है ना, तो यहां देखिए ये सिस्टम की स्टेट 1 है और इस स्टेट में सिस्टम किस में है इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ठीक है ना, तो ये क्या है सिस्टम की इक्विलिब्रियम स्टेट है, इसको मैं सिस्टम की इक्विलिब्रियम स्टेट भी कह सकता हूं। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखिए, यहां मैं इस सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम पता कर सकता हूं, क्योंकि इस केस में मुझे हाइट मालूम है तो मैं वॉल्यूम भी पता कर सकता हूं। ये क्या मैंने क्या बताया था कि जो सिलेंडर है ये ट्रांसपेरेंट है, तो ये गैस कहां तक भरी हुई है ये मुझे पता है। ठीक है, तो स्टेट 1 पे मान लीजिए कि सिस्टम का प्रेशर है P1 जो कि हमें पता चल रहा है प्रेशर गेज की मदद से, और स्टेट 1 पे सिस्टम का वॉल्यूम है V1 जो कि हमें पता चल रहा है इस हाइट की मदद से। मान लेते हैं इस हाइट को H1 मान लेते हैं हम। ठीक है ना, तो V1 क्या हो जाएगा, V1 कितना हो जाएगा पाई R स्क्वायर H1। ठीक है, हमें रेडियस मालूम है। ठीक है ना, सिलेंडर की रेडियस मालूम है तो हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो स्टेट 1 पे हमें सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम पता है, स्टेट 1 पे हमें सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम पता है और स्टेट 1 पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब हम पीवी डायग्राम बना लेते हैं। इधर क्या कर रहे हैं हम पीवी डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, पीवी डायग्राम बना रहे हैं इधर। अब यहां ध्यान से देखिए, स्टेट 1 पे सिस्टम का प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है। प्रेशर क्या है P1, वॉल्यूम है V1। ठीक है, प्रेशर क्या है P1, वॉल्यूम है V1। ठीक है, ये क्या है सिस्टम की फर्स्ट स्टेट है, ये क्या है सिस्टम की फर्स्ट स्टेट है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट पे सिस्टम का प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1। ये हमें कैसे मालूम चल रहा है, ये हमें प्रेशर गेज और हाइट की मदद से मालूम चल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रीवियस केस में हमने क्या किया था, हमने पूरे 100 यूनिट के ब्लॉक को एक साथ हटा दिया था। इस केस में हम क्या करेंगे, एक एक स्लाइस हटाएंगे। इस केस में हम क्या करेंगे, एक एक स्लाइस हटाते जाएंगे। तो यहां देखिए क्या होगा, जैसे ही मैं एक स्लाइस हटाऊंगा, जैसे ही मैं एक स्लाइस हटाऊंगा, ठीक है, तो जो टोटल वेट है उसमें 1 यूनिट वेट कम हो जाएगा। ठीक है, पहले वेट कितना था 100 यूनिट था, एक स्लाइस कितने वेट की है 1 यूनिट की है, टोटल वेट में से 1 यूनिट वेट कम हो गया। तो यहां से जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है अब वो कितना हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो 100 है, यहां से जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो 99 है। ठीक है ना, तो यहां हमें प्रेशर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां प्रेशर हाई होगा, यहां प्रेशर लो होगा। ठीक है ना, प्रेशर का डिफरेंस हमें पिस्टन के अक्रॉस देखने को मिल रहा है, तो पिस्टन के अक्रॉस प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एक्ट करेगा। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक्ट करेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है ना, यहां हाई प्रेशर है, यहां लो प्रेशर है, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक्ट करेगा। जिस डायरेक्शन में प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एक्ट करता है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में पिस्टन एक्सेलरेट करेगा, इस डायरेक्शन में पिस्टन मूव होगा। अब यहां ध्यान से देखिए, यहां जो डिफरेंस है वो कम है बहुत, यहां डिफरेंस जो है वो बहुत कम है।
यहाँ 99 हो रहा है, यहाँ से जो वेट लग रहा है वो 99 यूनिट है, यहाँ से 100 यूनिट है, तो डिफरेंस बहुत कम है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो प्रेशर डिफरेंस है वो बहुत कम है, प्रेशर डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए मैं ये कहूंगा कि प्रेशर ग्रेडियंट भी बहुत कम होगा। अगर प्रेशर ग्रेडियंट बहुत कम है तो ये जो एक्सेलरेशन है ये भी बहुत कम होगा। एक्सेलरेशन कम होने का मतलब क्या है कि पिस्टन बहुत स्लो स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है ना। प्रीवियस केस में क्या था, प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा था, प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा था तो एक्सेलरेशन ज्यादा था, एक्सेलरेशन ज्यादा था तो इसका मतलब क्या है, पिस्टन बहुत फास्ट स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा था। लेकिन यहां प्रेशर ग्रेडियंट बहुत कम है क्योंकि प्रेशर डिफरेंस कम है, प्रेशर ग्रेडियंट कम है तो एक्सेलरेशन कम है, एक्सेलरेशन कम है इसका मतलब क्या है, पिस्टन बहुत स्लो स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो यहां हम देख लेते हैं क्या होगा। ये पिस्टन की क्या है, इनिशियल पोजीशन थी। अब पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, अब पिस्टन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और बहुत स्लो स्पीड के साथ मूव करेगा क्योंकि यहां ग्रेडियंट क्या है, बहुत कम है। तो ये पिस्टन की पोजीशन हो जाएगी। अब पिस्टन की पोजीशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब गैस एक्सपेंड होगी, पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा और ये वाला जो फोर्स है ये भी 99 हो जाएगा और ये वाला 99 हो जाएगा। तो अब दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां से जो वेट लग रहा है वो कितना है, यहां से जो फोर्स लग रहा है वो 99 है। अब यहां से जो फोर्स लगेगा, गैस के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा और दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो अब वापस क्या हो जाएगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, वापस से सिस्टम किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। यहां क्या है, गैस है और अब हमारा सिस्टम क्या है, ये है। अब हमारा सिस्टम क्या है, ये है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहां हाइट चेंज हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी, मान लीजिए HA हो गई है ये, ठीक है। ये मान लीजिए HA है, ठीक है ना, ये क्या है, HA है और ये थी H1, ठीक है। तो यहां हाइट में डिफरेंस है तो इसका मतलब वॉल्यूम चेंज हुआ है, तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा और यहां से प्रेशर भी हमको पता लग जाएगा, यहां से प्रेशर भी हमको पता लग जाएगा। तो अब मान लीजिए, अब देखिए सिस्टम वापस इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया, यहां सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में था, यहां सिस्टम वापस इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया। इसको मान लेते हैं ये जो स्टेट है ये क्या है, स्टेट ए है, ये क्या है, स्टेट ए है, ठीक है। तो स्टेट ए पे सिस्टम का प्रेशर क्या है, PA है, ठीक है, जो कि हमें प्रेशर गेज से पता चल जाएगा और सिस्टम का वॉल्यूम क्या है, VA है, जो कि हमें इस हाइट की मदद से मालूम चल जाएगा क्योंकि पाई और R तो कांस्टेंट है, हाइट चेंज हो रही है बस। तो देखिए यहां सिस्टम इक्विलिब्रियम में था स्टेट 1 पे, अब स्टेट ए पे भी वापस सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ गया है। यहां देखिए फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं और सिस्टम वापस क्या हो गया है, स्टैटिक हो गया है, यानी कि जो हमारी गैस है वो अब फ्लो नहीं कर रही है, तो वापस सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है, ठीक है ना। जैसे ही हमने एक स्लाइस हटाई थी तो ये पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होने लगा, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन, जैसे ही यहां से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होने लगा, जैसे ही यहां जो फोर्स है वो 99 हुआ तो ये क्या हो गया, पिस्टन रुक गया, ठीक है, पिस्टन रुक गया, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया, वापस सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया। तो हम ये कहेंगे कि ये जो स्टेट है ये भी क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट है, ये भी क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट है, ठीक है। तो अब देखिए पिस्टन बहुत स्लो स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ है, पिस्टन बहुत स्लो स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ है। अब देखिए इस स्टेट पे, स्टेट ए पे हमें सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम पता है, कैसे पता है, प्रेशर गेज की मदद से हमें प्रेशर पता चल गया और हाइट की मदद से हमें वॉल्यूम पता चल गया। तो यहां हम मार्क कर लेंगे, यहां प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे हम क्या कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं।
ठीक है, ये क्या है, पी ए है और ये क्या है, वी ए है। ठीक है, तो हमें ये क्या है, स्टेट ए है, ये क्या है, स्टेट ए है। ठीक है, ये क्या है, स्टेट ए है, ये क्या थी, स्टेट 1 थी। अब इसी तरीके से हम क्या करते रहेंगे, इसी तरीके से हम एक एक स्लाइस हटाते जाएंगे। अब वापस मैं क्या करूंगा, यहां से एक स्लाइस हटाऊंगा, यहां से एक स्लाइस हटाऊंगा, तो अब यहां देखिए 99 में 1 यूनिट कम हो जाएगा, तो यहां कितना हो जाएगा वेट, यहां से एग्जर्ट होने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। यहां से एग्जर्ट होने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। अब यहां फोर्स 99 है, यहां फोर्स 98 है। ठीक है, तो यहां हमें प्रेशर का डिफरेंस देखने को मिलेगा पिस्टन के अक्रॉस। यहां प्रेशर हाई होगा, यहां प्रेशर लो होगा, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि यहां पिस्टन के अक्रॉस हमें प्रेशर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक्ट होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। जिस डायरेक्शन में प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एक्ट करता है, एक्सीलरेशन हमेशा उसी डायरेक्शन में होता है। अब क्योंकि प्रेशर का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, क्योंकि प्रेशर का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, तो प्रेशर ग्रेडियंट भी बहुत कम होगा। तो प्रेशर ग्रेडियंट अगर कम होगा तो एक्सीलरेशन भी कम होगा, एक्सीलरेशन कम होगा, इसका मतलब पिस्टन बहुत स्लो स्पीड से अपवार्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अब पिस्टन की नई पोजीशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। पिस्टन की नई पोजीशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, ये पिस्टन की नई पोजीशन हो जाएगी, ये पिस्टन की क्या हो जाएगी, नई पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो 99 था, अब ये जो 99 था वेट, अब ये क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। ये पिस्टन की नई पोजीशन हो गई। अब जो वेट था, ये अंदर का जो वेट था वो कितना हो गया, 98 हो गया। अंदर का जो फोर्स था, सॉरी वेट नहीं बोलूंगा, फोर्स बोलूंगा, अंदर से जो गैस के द्वारा फोर्स एग्जर्ट हो रहा था पिस्टन के ऊपर, वो कितना हो गया, 98 हो गया। ऊपर से जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा था वो कितना है, 98 है। इस ब्लॉक को वापस बना लेता हूं। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए फोर्स बैलेंस हो गए, सिस्टम वापस किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सिस्टम वापस किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो यहां देखिए, अब ये हमारा सिस्टम है। ठीक है, अब क्या है सिस्टम, ये है हमारा। ठीक है, इधर देखिए हाइट भी चेंज हो जाएगी। इधर देखिए पहले हाइट ये थी, अब हाइट चेंज हो गई है। ठीक है ना, हाइट भी चेंज हो जाएगी। हाइट चेंज हुई है तो क्या होगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। मान लीजिए ये क्या है, बी है, ये क्या है, एच बी है। ठीक है, तो अब ये क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट है। वापस सिस्टम अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंचा। तो हो क्या रहा है यहाँ, जैसे जैसे हम स्लाइसेस हटाते जा रहे हैं, जैसे ही हम स्लाइस हटाते हैं, सिस्टम अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन को लूज करता है। लेकिन वापस क्या होता है, वापस जैसे ही क्या बोलते हैं, ये जो फोर्सेज हैं बैलेंस होते हैं, सिस्टम वापस अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है, पिस्टन अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है और रुक जाता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, सिस्टम बार बार इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ रहा है। जैसे जैसे हम स्लाइसेस हटाते जा रहे हैं, पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, सिस्टम वापस अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ रहा है। तो इधर देखिए, इधर इस स्टेट पे मान लीजिए ये स्टेट बी है, इस स्टेट पे हम प्रेशर और वॉल्यूम पता कर सकते हैं। ठीक है ना, इस स्टेट पे हम प्रेशर और वॉल्यूम पता कर सकते हैं। प्रेशर गेज की मदद से हमें प्रेशर पता चल जाएगा, मान लीजिए पीबी है। ठीक है, और इससे हाइट की मदद से हमें वॉल्यूम मालूम चल जाएगा, वीबी। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहां हम क्या कर रहे हैं, यहां हम एक एक स्लाइस हटाते जा रहे हैं और पिस्टन धीरे 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 अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता जा रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता जा रहा है, वो एक एक स्टेट से पास होता जा रहा है। देखिए यहां वापस से बता रहा हूं, यहां देखिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही मैंने एक स्लाइस हटाई, यहां फोर्स अनबैलेंस हुए। ठीक है, तो ये पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ, फोर्सेस बैलेंस हो गए, सिस्टम वापस इक्विलिब्रियम में आ गया। फिर मैंने एक स्लाइस हटाई, फिर क्या हुआ, फोर्सेस के बीच अनबैलेंस देखने को मिला हमको। ठीक है, यहां फोर्सेस के बीच डिफरेंस देखने को मिला, यानी कि प्रेशर के बीच डिफरेंस देखने को मिला। पिस्टन वापस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ। ठीक है, वापस फोर्सेस बैलेंस हो गए, वापस सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया। फिर मैंने एक स्लाइस हटाई, फिर मुझे क्या प्रेशर का डिफरेंस देखने को मिला। ठीक है ना, फिर क्या हुआ, पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ, फिर वापस सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया। ठीक है, फिर हमने एक और स्लाइस हटाई। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सारी स्लाइसेस हटाते जाएंगे। जैसे जैसे हम स्लाइसेस हटाते जाएंगे,
पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता जाएगा और अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव करता जाएगा, ठीक है ना। जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव कर लेगा, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव कर लेगा, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव कर लेगा, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारी स्लाइसेस जब हटा देंगे, इस तरीके से जब हम सारी स्लाइसेस हटा देंगे, धीरे धीरे करके जब हम स्लाइसेस हटा देंगे तो एक टाइम पे सिस्टम जो होगा, जो हमारा सिस्टम नहीं, जो हमारा जो पिस्टन होगा, ठीक है ना, इस तरीके से जब हम नंबर ऑफ स्लाइसेस हटाते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा पिस्टन अपनी फाइनल पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि यहां आ जाएगा, यानी कि स्टॉप्स को टच करने लगेगा, ठीक है। जैसे जैसे हम एक एक स्लाइसेस हटाते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा जो पिस्टन है वो इन स्टॉप्स को टच करने लगेगा, ठीक है ना, ठीक है ना, वो इन स्टॉप्स को टच करने लगेगा। हमारी हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ हमारी हाइट हो जाएगी h2, ठीक है, यहाँ हमारी हाइट क्या हो जाएगी, h2 हो जाएगी, ठीक है। हमारी हाइट क्या हो जाएगी, h2 हो जाएगी। यहाँ क्या हो जाएगा, स्टेट 2 हो जाएगा और यहाँ हम प्रेशर और वॉल्यूम पता लगा सकते हैं इजीली इस स्टेट पे। ये भी एक इक्विलिब्रियम स्टेट है। जब पिस्टन यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ स्टॉप से टच कर जाएगा तो हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, वापस से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इस स्टेट पे, स्टेट 2 पे भी हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर मालूम कर सकते हैं प्रेशर गेज की मदद से और वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं हाइट की मदद से V2, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे बहुत स्लो स्पीड के साथ पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, ठीक है। धीरे धीरे बहुत स्लो स्पीड के साथ पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। अब देखिए हर एक स्टेट पे हम प्रेशर और वॉल्यूम पता लगा पा रहे हैं। जैसे जैसे हम एक एक स्लाइस हटा रहे हैं, सिस्टम वापस अपनी नई स्टेट में जा रहा है, ठीक है ना, सिस्टम वापस अपनी नई स्टेट में जा रहा है। ये क्या है, स्टेट बी है, ये क्या है, स्टेट बी है। इस तरीके से हम, ये क्या है, स्टेट सी है। एक एक स्लाइसेस हटाते जा रहे हैं, ये क्या है, स्टेट डी है। एक एक स्लाइसेस हटाते जा रहे हैं, ये क्या है, स्टेट ई है, ये क्या है, स्टेट एफ है, ठीक है। इस तरीके से क्या है, हमें नंबर ऑफ स्टेट्स मिल जाएंगी। ये क्या है, स्टेट जी है। इस तरीके से हम अपनी फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे, यानी कि स्टेट 2 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, स्टेट 2 पे। ये क्या है, स्टेट 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या अपनी स्टेट 2 पे पहुंच जाएंगे। स्टेट 1 से सिस्टम स्टेट 2 पे पहुंच जाएगा। इनिशियली सिस्टम इस स्टेट पे था और वापस स्टेट 1 से क्या हो रहा है, स्टेट 2 पे पहुंचा है सिस्टम। तो क्या हो रहा है, हम एक एक स्लाइसेस हटाते जा रहे हैं। सिस्टम धीरे धीरे, जो हमारा पिस्टन है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता जा रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, वापस इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव कर रहा है, ठीक है ना। उस स्टेट पे हम प्रेशर और वॉल्यूम पता लगा रहे हैं और पीवी डायग्राम पे मार्क कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक स्लाइस हटाई, फिर पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ बहुत धीरे से, ठीक है। पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ, वापस इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव किया पिस्टन ने। फिर हमने क्या किया, उस स्टेट पे प्रेशर और वॉल्यूम पता लगा लिया। फिर एक और स्लाइस हटाई, फिर पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ, वापस से इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव किया सिस्टम ने। उस स्टेट पे हमने क्या किया, प्रेशर और वॉल्यूम पता लगा लिया, ठीक है ना। हाइट की मदद से और प्रेशर गेज की मदद से हम प्रेशर और वॉल्यूम पता लगा लेंगे हर एक स्टेट पे, ठीक है। इस तरीके से फिर एक और स्लाइस हटाई, फिर पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ, फिर सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में आया। उस स्टेट पे, उस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हमने फिर से प्रेशर और वॉल्यूम पता लगा लिया और फिर से हमें एक और स्टेट मिल गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे। स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच हमें नंबर ऑफ स्टेट्स मिल जाएंगी। मैंने क्या बताया था, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डायग्राम पे मार्क किया गया पॉइंट हमेशा सिस्टम की स्टेट को शो करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ स्टेट्स मिल रही हैं। स्टेट 1 यानी कि इनिशियल स्टेट और स्टेट 2 यानी कि फाइनल स्टेट। इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच हमें नंबर ऑफ स्टेट्स मिल रही हैं, ठीक है ना। इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच हमें नंबर ऑफ स्टेट्स मिल रही हैं। तो अब अगर मैं इन पॉइंट्स को जोड़ दूं तो मुझे एक पाथ मिल जाएगा, ठीक है ना, मुझे एक पाथ मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं इन नंबर ऑफ स्टेट्स को जोड़ दूं तो मुझे एक पाथ मिल जाएगा। और ये पाथ क्या शो कर रहा है कि सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे इस पाथ के थ्रू आ रहा है, ठीक है। तो हमें जब हमारा प्रोसेस बहुत धीरे धीरे हो रहा था, जब हमारा प्रोसेस बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लो हो रहा था, तो उस केस में हमें हर एक स्टेट पता चल रही थी कि सिस्टम किन किन स्टेट से होकर गुजर रहा है। जब हमारा प्रोसेस बहुत फास्ट था, ध्यान से सुनिएगा,
इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। जब मैंने ब्लॉक को एक साथ हटा दिया था तो प्रोसेस बहुत फास्ट हुआ, पिस्टन बहुत रैपिड स्पीड से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, और हमें क्या बोलते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच क्या क्या स्टेट्स थी वो हमें पता ही नहीं चली, तो हम पाथ ट्रेस नहीं कर पाए, ठीक है ना। लेकिन जब हमारा प्रोसेस बहुत धीरे धीरे हो रहा था, ठीक है ना, ये पिस्टन बहुत धीरे धीरे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा था, बहुत धीरे धीरे, हम एक एक स्लाइस हटा रहे थे, पिस्टन मूव हो रहा था, फिर एक स्लाइस हटाई, फिर पिस्टन मूव हुआ, एक स्लाइस हटाई, फिर पिस्टन मूव हुआ। तो इससे क्या हुआ, इससे हमें हर वो स्टेट पता चल गई जिस स्टेट से होकर हमारा सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जा रहा है, ठीक है। इससे क्या हुआ, जैसे जैसे हमने स्लाइस हटाई तो हमें क्या हुआ कि हमें हर वो स्टेट मालूम चल गई जिस स्टेट से होकर सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जा रहा है। तो हमें इनिशियल और फाइनल स्टेट की इंटरमीडिएट स्टेट्स पता चल गई, ठीक है। तो ये जो सारे स्टेट हैं ये सब क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं। ये सब क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट है। हर एक स्टेट पे सिस्टम अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव कर रहा था, तो हर एक स्टेट क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो ये जितनी भी स्टेट्स हैं सारी, ये सभी क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं, ठीक है। तो इस केस में इस प्रोसेस के दौरान सिस्टम जिन भी स्टेट से पास हो रहा है वो सभी क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं। इस पूरे प्रोसेस के दौरान जब हम ये वेट्स हटा रहे थे, इस पूरे प्रोसेस के दौरान सिस्टम जिन भी स्टेट से होकर गुजर रहा है वो सारी क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं। वो सारी क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं। अभी मैंने आपको समझाया था, ठीक है, हर एक स्टेट क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो इस प्रोसेस के दौरान सिस्टम जिन भी स्टेट से होकर गुजर रहा है वो सारी क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट है, ठीक है। इस प्रोसेस के दौरान सिस्टम जिस भी स्टेट से होकर गुजर रहा है वो सारी क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट है। और ऐसा प्रोसेस जिसमें जिन भी स्टेट से होकर सिस्टम गुजरता है वो सारी इक्विलिब्रियम स्टेट होती हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। डेफिनेशन देख लीजिए, अ प्रोसेस विच इज ऑलमोस्ट अंडर इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। यानी कि ऐसे प्रोसेसेस जिनमें सिस्टम जिस भी स्टेट से होकर गुजरता है वो सभी क्या होती हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट्स होती हैं। तो ऐसे प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। जहां जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। इस केस में सिस्टम जिस भी स्टेट से होकर गुजर रहा है वो सभी क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट्स है। इसलिए यहां जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। अब ध्यान दीजिए, क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस हमेशा स्लो होते हैं, ठीक है। यहां देखिए, यहां प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो रहा है, यहां पिस्टन धीरे 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 अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, यहां प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो है। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, स्लो प्रोसेसेस होते हैं। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब ही क्या है, स्लो प्रोसेस है। क्वासी स्टैटिक मतलब स्लो, ठीक है। अगर कहीं भी लिखा आ रहा है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या होती है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, इन्फिनिट स्लोनेस। Infinite slowness is the characteristics of quasi-static process. Infinite slowness quasi-static process की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है ना। क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, इन्फिनिट स्लोनेस। यानी कि क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस जो भी होते हैं वो बहुत ज्यादा स्लो होते हैं। यहां पिस्टन धीरे 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 अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। प्रीवियस केस में पिस्टन बहुत तेजी के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, लेकिन यहां पिस्टन धीरे 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 अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये प्रोसेस क्या है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, स्लो होते हैं। और इन्फिनिट स्लोनेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है ना। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इन्फिनिट स्लोनेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना। यानी कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो होते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो होते हैं। यहां आप देख लीजिए, ये प्रोसेस क्या है, बहुत ज्यादा स्लो है। अब ध्यान दीजिए, प्रीवियस केस में क्या हो रहा था, प्रीवियस केस में सिस्टम डायरेक्टली स्टेट 1 से स्टेट 2 पे पहुंच रहा था। प्रीवियस केस में सिस्टम डायरेक्टली स्टेट 1 से स्टेट 2 पे पहुंच रहा था, ठीक है। प्रीवियस केस में क्या हो रहा था, वापस से बता देता हूं। प्रीवियस केस में यहां पिस्टन पे हमने ब्लॉक रखा हुआ था, यहां सिस्टम स्टेट 1 में था। जैसे ही मैंने ब्लॉक हटाया, पिस्टन एकदम से मूव किया अपवर्ड डायरेक्शन में तेजी के साथ और सिस्टम स्टेट 2 में पहुंच गया। तो जैसे ही मैं ब्लॉक हटा रहा था, सिस्टम स्टेट 1 से एकदम से स्टेट 2 में पहुंच रहा था।
ठीक है। जैसे ही ब्लॉक हटा रहा था सिस्टम स्टेट 1 से एकदम से बहुत फास्ट स्पीड के साथ स्टेट 2 में पहुंच रहा था, तो सिस्टम डायरेक्टली स्टेट 1 से स्टेट 2 पे पहुंच रहा था, ठीक है ना। सिस्टम डायरेक्टली स्टेट 1 से स्टेट 2 पे पहुंच रहा था। प्रीवियस केस में प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट था, बहुत ज्यादा फास्ट था, ठीक है ना। प्रीवियस केस में यहां हमने जैसे ही ब्लॉक हटाया पिस्टन बहुत ज्यादा तेज स्पीड के साथ एकदम से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, ठीक है। इतनी तेज स्पीड के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया कि हम यहां पाथ ही ट्रेस नहीं कर पाए, क्योंकि प्रीवियस केस में प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट था, तो हम पाथ ट्रेस नहीं कर पा रहे थे कि किस पाथ के थ्रू सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आया है, ठीक है ना। तो प्रीवियस केस में प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट था, प्रीवियस केस में प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट था, ठीक है ना। पहली बात तो ये प्रीवियस केस में प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट था। दूसरी बात ये कि प्रीवियस केस में सिस्टम डायरेक्टली स्टेट 1 से स्टेट 2 में पहुंच रहा था। प्रीवियस केस में सिस्टम डायरेक्टली पहले स्टेट 1 में था, जैसे ही ब्लॉक हटाया एकदम से स्टेट 2 में पहुंच गया सिस्टम, ठीक है ना। प्रीवियस केस में सिस्टम डायरेक्टली स्टेट 1 से स्टेट 2 में पहुंच रहा था, ठीक है। पहली बात तो ये कि प्रीवियस केस में प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट था। दूसरी बात ये कि प्रीवियस केस में सिस्टम डायरेक्टली स्टेट 1 से स्टेट 2 पे पहुंच रहा था। और तीसरी बात ये क्योंकि प्रीवियस केस में प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट था, तो हम वो पाथ ट्रेस नहीं कर पा रहे थे जिस पाथ के थ्रू सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आया है। और क्योंकि हम पाथ ट्रेस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमें वो पाथ ही नहीं पता था जिस पाथ के थ्रू हमें सिस्टम को वापस स्टेट 2 से स्टेट 1 पे भेजना है। और क्योंकि हम प्रोसेस को वहां रिवर्स नहीं कर पा रहे थे, हम सिस्टम को स्टेट 2 से वापस स्टेट 1 पे नहीं भेज पा रहे थे, तो इसलिए वहां हम ये कह रहे थे कि जो प्रोसेस है वो क्या है, इररिवर्सिबल प्रोसेस है। जो प्रोसेस है वो क्या है, इररिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए इस केस में क्या हो रहा है। प्रीवियस केस में तो सिस्टम डायरेक्टली स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ रहा था, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है। इस केस में हमने क्या किया, हमने ब्लॉक को नंबर ऑफ स्लाइसेस में कट कर दिया, और फिर हम पूरे की पूरी सारी की सारी स्लाइसेस को एक साथ नहीं हटा रहे हैं, हम एक एक करके स्लाइसेस को हटा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने एक स्लाइस हटाई, सिस्टम पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया और सिस्टम स्टेट ए में पहुंच गया। फिर जैसे ही दूसरी स्लाइस हटाई, फिर पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, धीरे से, बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है पिस्टन, क्योंकि यहाँ ग्रेडियंट बहुत स्मॉल है, मैंने बताया था अभी, ठीक है। तो पिस्टन बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने दूसरी स्लाइस हटाई, पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, सिस्टम स्टेट बी पे पहुंच गया। फिर जैसे ही तीसरी स्लाइस हटाई, फिर पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया धीरे से, फिर एक और स्लाइस हटाई, फिर पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, फिर एक और स्लाइस हटाई, फिर पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, फिर एक और स्लाइस हटाई, फिर पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट यानी कि स्टेट 1 से अपनी फाइनल स्टेट यानी कि स्टेट 2 पे पहुंच गया, ठीक है। यहां सिस्टम डायरेक्टली स्टेट 1 से स्टेट 2 पे नहीं पहुंच रहा है जैसे कि प्रीवियस केस में हो रहा था। यहां सिस्टम स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेट को क्रॉस करते हुए सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे पहुंच रहा है। यहां सिस्टम स्टेप बाय स्टेप अपनी इनिशियल से फाइनल स्टेट पे पहुंच रहा है। एक एक स्टेट को, एक एक इक्विलिब्रियम स्टेट को क्रॉस करते हुए, एक एक इक्विलिब्रियम स्टेट को क्रॉस करते हुए धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे पहुंच रहा है। अब यहां क्या है, यहां प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो है, ठीक है ना। अभी मैंने बताया ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, स्लो होता है। तो यहां प्रोसेस क्या है, बहुत ज्यादा स्लो है। तो पहली बात, यहां प्रोसेस क्या है, बहुत ज्यादा स्लो है, स्लो प्रोसेस। यहां प्रोसेस क्या है, बहुत ज्यादा स्लो है, ठीक है। दूसरी बात, यहां सिस्टम डायरेक्टली स्टेट 1 से स्टेट 2 पे नहीं पहुंच रहा है। यहां सिस्टम स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेट को क्रॉस करते हुए स्टेट 1 से स्टेट 2 पे पहुंच रहा है। और क्योंकि यहां प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो है, तो हम इन नंबर ऑफ स्टेट्स को जोड़ते हुए यहां एक पाथ ट्रेस कर पा रहे हैं। प्रीवियस केस में हम पाथ ट्रेस नहीं कर पा रहे थे, वहां प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट था, ठीक है। हमें स्टेट 1 और स्टेट 2 की इंटरमीडिएट स्टेट्स नहीं पता थी। इस केस में हमें स्टेट 1 स्टेट 2 यानी कि इनिशियल और फाइनल स्टेट की इंटरमीडिएट स्टेट्स पता है, यानी कि वो स्टेट्स पता है जिन स्टेट से होकर सिस्टम गुजर रहा है। क्योंकि यहाँ प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो है, हम इन स्टेट्स को विजुअलाइज कर पा रहे हैं जो जिन स्टेट से होकर सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे गुजर रहा है, स्टेट 1 से स्टेट 2 पे पहुंच रहा है, ठीक है। तो इन स्टेट्स को जोड़कर हम एक पाथ ट्रेस कर पा रहे हैं, ठीक है ना। प्रीवियस केस में प्रोसेस फास्ट था, सिस्टम डायरेक्टली स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जा रहा था और हम पाथ ट्रेस नहीं कर पा रहे थे। इस केस में प्रोसेस स्लो है, सिस्टम डायरेक्टली स्टेट 1 से स्टेट 2 पे नहीं जा रहा है,
सिस्टम स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेट को क्रॉस करते हुए स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जा रहा है और यहाँ हम पाथ ट्रेस कर पा रहे हैं। एक एक पॉइंट को कनेक्ट करते हुए हम यहाँ पाथ ट्रेस कर पा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ वो पाथ ट्रेस कर पा रहे हैं जिस पाथ के थ्रू सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट पे फाइनल स्टेट पे पहुंचा है। ठीक है, तो इसलिए हम सिस्टम को वापस इसी पाथ के थ्रू फाइनल स्टेट से उसकी इनिशियल स्टेट पे पहुंचा पाएंगे। तो यहाँ इस केस में हमें वो पाथ पता है जिस पाथ के थ्रू हमें सिस्टम को फाइनल स्टेट से वापस उसकी इनिशियल स्टेट पे भेजना है, इसलिए यहाँ हम प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं। प्रीवियस केस में हमें वो पाथ नहीं पता था जिस पाथ के थ्रू हमें सिस्टम को फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट पे भेजना है, लेकिन इस केस में हमें वो पाथ पता है जिस पाथ के थ्रू हमें सिस्टम को फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट पे भेजना है। यानी कि यहाँ हम क्या करेंगे, प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ हम प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें वो पाथ पता है जिस पाथ के थ्रू हमें फाइनल स्टेट से सिस्टम को इनिशियल स्टेट पे ले जाना है। तो यहां ध्यान दीजिए, जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं वो सभी क्या होते हैं, स्लो प्रोसेस होते हैं। यहां हम प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं और यहां प्रोसेस क्या है, दरअसल प्रोसेस क्या है, बहुत ज्यादा स्लो है और इसलिए हम प्रोसेस को रिवर्स कर पा रहे हैं। हम ये पाथ क्यों ट्रेस कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस स्लो है। प्रोसेस स्लो है, हम पाथ ट्रेस कर पा रहे हैं। हम पाथ ट्रेस कर पा रहे हैं इसलिए हम प्रोसेस को रिवर्स कर पा रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि हम प्रोसेस को रिवर्स इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो है। तो रिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते हैं, हमेशा स्लो होते हैं। जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, स्लो होते हैं। ठीक है, और स्लो प्रोसेस क्या कहलाता है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहलाता है। अभी अभी मैंने आपको बताया स्लो प्रोसेसेस को ही हम क्या कहते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं, या यूं कह लीजिए कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को स्लो प्रोसेस कहते हैं। तो जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्लो होते हैं। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो सभी क्या होते हैं, क्वासी स्टैटिक होते हैं। ऑल रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर क्वासी स्टैटिक। ऑल रिवर्सिबल processes are quasi static। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऑल रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर क्वासी स्टैटिक। ऑल रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर क्वासी स्टैटिक। ऑल रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर क्वासी स्टैटिक। ठीक है, इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा। जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं वो सभी क्या होते हैं, स्लो होते हैं। वो सभी क्या होते हैं, क्वासी स्टैटिक होते हैं। जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं वो सभी क्या होते हैं, स्लो होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि क्वासी स्टैटिक होते हैं। तो ऑल रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर क्वासी स्टैटिक। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, क्वासी स्टैटिक होते हैं, और जितने भी फास्ट प्रोसेसेस होते हैं वो सभी क्या होते हैं, इररिवर्सिबल होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया। यहां सिस्टम डायरेक्टली स्टेट 1 से स्टेट 2 पे पहुंच रहा है और यहां हम पाथ ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं। यहां सिस्टम स्टेप बाय स्टेप अपनी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे पहुंच रहा है। यहां प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो है, हम पाथ ट्रेस कर पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम पाथ ट्रेस कर पा रहे हैं इसलिए हम प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है ना, यहां से हम स्टेट 2 से वापस इनिशियल स्टेट पे सिस्टम को भेज सकते हैं इसी पाथ को फॉलो करवाते हुए। ठीक है, अब देखिए इस चीज को हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। ठीक है ना, आपके घर में सीढ़ियां होती हैं, सीढ़ियां होती हैं, सबके घर में होती है, छत पे जाने के लिए सीढ़ियां होती हैं। ठीक है, आपको यहां से यहां पे आना है, आपको यहां से यहां पे आना है। ठीक है, आप क्या करते हो, एक आदमी है जो सीधा डायरेक्ट यहां से यहां कूद जाएगा। ठीक है, और एक आदमी है जो स्टेप बाय स्टेप यहां से पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे आएगा, स्टेप बाय स्टेप। एक आदमी है जो स्टेप बाय स्टेप पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे आएगा। अब यहां देखिए, जो आदमी यहां से यहां आया, डायरेक्ट यहां से कूद के पॉइंट 2 पे पहुंचा, पॉइंट 1 से कूद के पॉइंट 2 पे पहुंचा है,
तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, बहुत ज्यादा फास्ट है। उस केस में यह आदमी 1 सेकंड में यहां से यहां पहुंच जाएगा, ठीक है, यह आदमी 1 सेकंड में इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, लेकिन यह आदमी लगभग 30 से 40 सेकंड में इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचेगा, ठीक है ना। ये आदमी 1 सेकंड में यहां से यहां पहुंच जाएगा, 1 सेकंड में एकदम से, क्योंकि यह आदमी यहां से यहां कूद रहा है। तो यहां जब आदमी कूद रहा है, जब आदमी कूद रहा है तो प्रोसेस क्या है, फास्ट है। जब आदमी कूद रहा है तो प्रोसेस क्या है, फास्ट है। जब आदमी स्टेप बाय स्टेप आ रहा है तो प्रोसेस क्या है, स्लो है, ठीक है। सेम ये यही यहां पे यही सेम चीज हो रही है। यहां सिस्टम डायरेक्टली स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ रहा है, तो यहां प्रोसेस क्या है, फास्ट है। यहां सिस्टम एक स्टेप बाय स्टेप स्टेट 1 से स्टेट 2 पे पहुंच रहा है, स्टेप बाय स्टेप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे पास होते हुए सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे पहुंच रहा है। तो यहां प्रोसेस क्या है, स्लो है। अब ध्यान दीजिए, यहां से तो आप यहां कूद गए, ठीक है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे पहुंच गए, ठीक है, और बहुत तेजी के साथ पहुंचे, बहुत फास्ट था आपका जो प्रोसेस था, बहुत फास्ट था। लेकिन क्या आप पॉइंट 2 से सेम पाथ को फॉलो करते हुए पॉइंट 1 पे पहुंच सकते हैं, नहीं, ठीक है। तो यहां आप प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते, यहां आप इसी सेम पाथ के थ्रू यहां पॉइंट 1 पे नहीं पहुंच सकते, ठीक है ना। इसी सेम पाथ के थ्रू आप पॉइंट 1 पे नहीं पहुंच सकते, तो आप प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते। तो फास्ट प्रोसेसेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। अब यहां देखिए, यहां ये जो दूसरा आदमी है ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर इस आदमी को वापस इसी पाथ के थ्रू पॉइंट 2 से पॉइंट 1 पे जाने के लिए कहा जाए तो वो पहुंच सकता है, सेम पाथ को फॉलो करके वो वापस पॉइंट 1 पे पहुंच सकता है, ठीक है, सेम पाथ को फॉलो करके वो पॉइंट 1 पे पहुंच सकता है। तो इसी तरीके से यहां पे भी क्या होगा, यहां पे जैसे जैसे हमने यहां सारे ब्लॉक हटा दिए थे, जैसे जैसे हम एक स्लाइस रखते जाएंगे, सिस्टम वापस अपनी फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट पे आता जाएगा। जैसे ही हम एक स्लाइस रखेंगे, पिस्टन नीचे मूव होगा, ये इस स्टेट पे आ जाएगा सिस्टम। फिर एक स्लाइस रखेंगे, फिर पिस्टन नीचे मूव होगा, फिर इस स्टेट पे आ जाएगा सिस्टम। फिर एक स्लाइस रखेंगे, पिस्टन नीचे मूव होगा, फिर इस स्टेट पे आ जाएगा सिस्टम। फिर एक स्लाइस रखेंगे, पिस्टन नीचे मूव होगा, फिर इस स्टेट पे आ जाएगा। फिर एक स्लाइस रखेंगे, फिर पिस्टन नीचे मूव होगा, फिर सिस्टम इस स्टेट पे आ जाएगा। फिर एक स्लाइस रखेंगे, फिर पिस्टन नीचे मूव होगा, फिर सिस्टम इस स्टेट पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम एक स्लाइस रखते जाएंगे, वापस पिस्टन नीचे की तरफ मूव होता जाएगा, धीरे धीरे नीचे की तरफ आता जाएगा, और सेम पाथ को फॉलो करते हुए हम वापस स्टेट 2 से स्टेट 1 पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे पिस्टन नीचे की तरफ आता जाएगा और सेम पाथ को फॉलो करके हम वापस स्टेट 2 से स्टेट 1 पे पहुंच जाएंगे। जिस तरीके से यहां हो रहा है, यहाँ धीरे धीरे वापस ऊपर चढ़ता जा रहा है और वापस पॉइंट 2 से पॉइंट 1 पे आदमी पहुंच रहा है, सेम पाथ को फॉलो करते हुए। लेकिन इसके केस में ये यहां से यहां तो कूद गया, लेकिन वापस यहां से यहां नहीं पहुंच सकता इसी सेम पाथ को फॉलो करते हुए। ये भले ही फास्ट था, लेकिन ये हम रिवर्स नहीं कर सकते इस प्रोसेस को। लेकिन यहां हम प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं। एक सीढ़ी से उतरते हुए आ रहा है, ये आदमी क्या आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप नीचे आ रहा है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे आ रहा है। भले ही स्लो है, लेकिन यहां हम वापस इस आदमी को अगर कहेंगे कि सेम पाथ के थ्रू आपको पॉइंट 2 से पॉइंट 1 पे जाना है, तो ये आदमी इजीली पॉइंट 2 से पॉइंट 1 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो जितने भी स्लो प्रोसेस होते हैं उनको हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी स्लो प्रोसेसेस होते हैं उनको हम रिवर्स कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जितने भी स्लो प्रोसेसेस होते हैं वो रिवर्सेबल है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी स्लो प्रोसेसेस होते हैं उनको हम रिवर्स कर सकते हैं। इस चीज पे ध्यान देना, मैंने यहां ये लिखा है ऑल रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर क्वासी स्टैटिक। मैंने ये कहा है जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं वो स्लो होते हैं। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि जितने भी स्लो प्रोसेसेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। मैंने ये कहा है कि ऑल रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर क्वासी स्टैटिक। मैंने ये नहीं कहा है कि ऑल क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान रखना, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। ऑल रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर क्वासी स्टैटिक। जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे वो सभी स्लो होंगे, लेकिन जितने भी स्लो प्रोसेसेस होंगे, ठीक है, उनको हम रिवर्सिबल नहीं कह सकते। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे स्लो प्रोसेसेस रिवर्सिबल हो, ठीक है। स्लो प्रोसेसेस को हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन सारे के सारे स्लो प्रोसेसेस रिवर्सेबल नहीं हो सकते, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा कि सारे के सारे स्लो प्रोसेसेस रिवर्सेबल क्यों नहीं हो सकते, किस कंडीशन में हम ये नहीं कह सकते कि स्लो प्रोसेस एक रिवर्सेबल प्रोसेस है।
हम ये तो कह सकते हैं कि ऑल रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर क्वासी स्टैटिक, लेकिन हम ये कभी नहीं कह सकते कि ऑल क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल, यानी कि हम ये कभी नहीं कह सकते कि जितने भी स्लो प्रोसेसेस हैं वो रिवर्सिबल है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे क्या हैं, स्लो हैं। अब इस पॉइंट की तरफ आते हैं कि हम ये क्यों नहीं कह सकते कि जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं, सॉरी जितने भी स्लो प्रोसेसेस हैं वो सारे क्या हैं, रिवर्सिबल हैं। हम ये क्यों नहीं कह सकते? तो अब ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिए। अब यहां देखिए, यहां मैंने जब इस एग्जाम्पल को आपको बताया था तो इस एग्जाम्पल को बताते वक्त मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि यहां पिस्टन और सिलेंडर के बीच कोई फ्रिक्शन है। जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी ये ना कहे कि यहां पिस्टन और सिलेंडर वॉल के बीच फ्रिक्शन है, तो आपको यही मानना है कि वहां कोई भी फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि इस केस में पिस्टन और सिलेंडर वॉल्स के बीच कोई भी फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। इस केस में पिस्टन और सिलेंडर वॉल के बीच कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, और यहां अगर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है तो पिस्टन स्मूथली धीरे 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 अपने इनिशियल से फाइनल स्टेट पे आ जाएगा और वापस हम इसको इसकी फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट पे ले आएंगे, ठीक है ना। और क्योंकि यहां फ्रिक्शन नहीं हो रहा है तो यहां से कोई भी हीट सराउंडिंग में लिबरेट नहीं होगी, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आप समझ रहे होंगे कि मैंने यहां फ्रिक्शन वर्ड का यूज क्यों लिया है, ठीक है। क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था जहां भी फ्रिक्शन आ जाए वो प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। ये प्रोसेस स्लो है, यहां फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, यहां फ्रिक्शन नहीं हो रहा है तो ये प्रोसेस स्लो है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। लेकिन ये प्रोसेस स्लो है, लेकिन यहां अगर फ्रिक्शन होता, पिस्टन और सिलेंडर वॉल के बीच फ्रिक्शन होता, तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रोसेस रिवर्सिबल है। तो प्रोसेस स्लो तो है, लेकिन अगर यहां फ्रिक्शन है तो प्रोसेस कभी भी रिवर्सिबल नहीं होगा। यहां अगर पिस्टन और सिलेंडर वॉल्स के बीच फ्रिक्शन है तो प्रोसेस कभी भी रिवर्सिबल नहीं होगा, ठीक है। प्रोसेस स्लो जरूर होगा, लेकिन अगर यहां फ्रिक्शन आ जाता है, पिस्टन और सिलेंडर वॉल्स के बीच फ्रिक्शन आ जाता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो स्लो प्रोसेस है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। तो जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं वो सभी क्या होते हैं, क्वासी स्टैटिक होते हैं, यानी कि स्लो होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्लो प्रोसेस के दौरान फ्रिक्शन हमें देखने को मिल रहा है, पिस्टन और सिलेंडर वॉल के बीच फ्रिक्शन हमें देखने को मिल रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो प्रोसेस रिवर्सिबल है। क्योंकि अगर यहां फ्रिक्शन होगा तो जैसे जैसे पिस्टन अपवार्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जैसे जैसे पिस्टन अपवार्ड डायरेक्शन में मूव करेगा वो सराउंडिंग में क्या करेगा, हीट लिबरेट करेगा। जैसे जैसे पिस्टन अपवार्ड डायरेक्शन में मूव करेगा सराउंडिंग में हीट लिबरेट करता जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे जैसे पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता जाएगा, जैसे जैसे पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और यहां फ्रिक्शन होगा तो भी वो जो हमारा सिस्टम है वो सराउंडिंग में क्या करेगा, हीट लिबरेट करेगा। तो दोनों ही केसेस में ऊपर जाते वक्त धीरे धीरे और नीचे आते वक्त धीरे धीरे ये जो हमारा सिस्टम है ये सराउंडिंग में हीट लिबरेट करेगा। और जब सराउंडिंग में हीट लिबरेट होती है तो नेट इफेक्ट सराउंडिंग पे जीरो नहीं होता है, यहां नेट इफेक्ट सराउंडिंग पे जीरो नहीं होगा। और सिस्टम मैंने क्या बताया था, रिवर्सिबल प्रोसेस तभी होता है जब प्रोसेस के खत्म होने के बाद, प्रोसेस 1-2 और 2-1 के खत्म होने के बाद सिस्टम और सराउंडिंग पे नेट इफेक्ट क्या हो, जीरो हो। लेकिन यहां सिस्टम और सराउंडिंग पे नेट इफेक्ट जीरो नहीं होगा। धीरे धीरे जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो हीट लिबरेट करेगा, फिर धीरे धीरे नीचे आएगा तो हीट लिबरेट करेगा सराउंडिंग में। दोनों ही केसेस में हीट लिबरेट हो रही है। तो सराउंडिंग में एट द एंड प्रोसेस 1-2 और 2-1 के कंप्लीशन के बाद हीट इकट्ठी हो जाएगी, हीट एक्यूमुलेट हो जाएगी सराउंडिंग में, ठीक है ना। तो उस केस में सराउंडिंग पे नेट इफेक्ट जीरो नहीं होगा और हम ये कहेंगे कि यहां जो प्रोसेस हुआ है वो रिवर्सिबल नहीं है। भले ही हम प्रोसेस को रिवर्स कर पा रहे हैं लेकिन वो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं कहलाएगा, ठीक है। भले ही हम सिस्टम को सेम पाथ के थ्रू स्टेट 1 से स्टेट 2 और स्टेट 2 से स्टेट 1 पे ला पा रहे हैं, लेकिन अगर यहां फ्रिक्शन आ जाता है, यहां पिस्टन और सिलेंडर के बीच फ्रिक्शन आ जाता है, तो सेम पाथ के थ्रू लाने के बावजूद भी हमारा जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल नहीं कहलाएगा, क्योंकि सराउंडिंग पे हमें नेट इफेक्ट देखने को मिलेगा। रिवर्सिबल प्रोसेस तभी होता है जब प्रोसेस 1-2 और 2-1 के कंप्लीशन के बाद हमें सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई भी नेट इफेक्ट देखने को ना मिले, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रोसेस 1-2 और 2-1 के कंप्लीशन के बाद सिस्टम तो अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा, लेकिन सराउंडिंग में क्या हो जाएगी, हीट इकट्ठी हो जाएगी, हीट एक्यूमुलेट हो जाएगी और सराउंडिंग का जो नेट इफेक्ट होगा वो जीरो नहीं होगा और हम ये कहेंगे उस समय कि प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है। प्रोसेस को हम रिवर्स तो कर पा रहे हैं लेकिन प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है ना।
प्रोसेस को हम इरिवर्सिबल ही बोलेंगे। हम क्या कर पा रहे हैं, सिस्टम को वापस स्टेट 1 से स्टेट 2 और स्टेट 2 से स्टेट 1 पे तो ला पा रहे हैं, लेकिन उस केस में हम ये नहीं कहेंगे कि जो हमारा प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है, प्रोसेस इरिवर्सिबल कहलाएगा। तो जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो सारे स्लो होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी स्लो प्रोसेसेस होते हैं वो भी सभी रिवर्सिबल होते हैं। अगर स्लो प्रोसेस के दौरान फ्रिक्शन आ जाए पिस्टन और सिलेंडर वॉल्स के बीच तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होगा। तो ऑल रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर क्वासी स्टैटिक बट ऑल क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस आर नॉट रिवर्सिबल। जितने भी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होते हैं वो सभी रिवर्सिबल नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो सभी क्वासी स्टैटिक होते हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होते हैं वो हमेशा रिवर्सिबल हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऑल रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर क्वासी स्टैटिक बट all quasi-static processes are not reversible. All quasi-static processes are not reversible. ठीक है, only frictionless quasi-static processes are reversible. खाली ऐसे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जिसमें फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, खाली वही क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होंगे, रिवर्सिबल होंगे, ठीक है ना। ऐसे क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस जिनमें फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, खाली वही क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस क्या होंगे, रिवर्सिबल होंगे। बाकी जितने भी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हैं जिनमें फ्रिक्शन हो रहा है वो कभी भी रिवर्सिबल नहीं होंगे। तो जितने भी स्लो प्रोसेसेस हैं जिनमें फ्रिक्शन हो रहा है वो कभी रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं कहलाएंगे, और जितने भी स्लो प्रोसेसेस हैं जिनमें फ्रिक्शन नहीं हो रहा है वो सभी रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएंगे। तो यहां देख लीजिए, ऑल रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर क्वासी स्टैटिक बट ऑल क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस आर नॉट रिवर्सिबल, ठीक है। ओनली फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल, ओनली फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो अगर यहां फ्रिक्शन नहीं है पिस्टन और सिलेंडर वॉल्स के बीच तो ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल होगा, लेकिन अगर यहां फ्रिक्शन आ जाता है पिस्टन और सिलेंडर वॉल के बीच तो ये जो प्रोसेस है हमारा ये रिवर्सिबल नहीं कहलाएगा, इसे हम इरिवर्सिबल ही कहेंगे, ठीक है। तो अब हमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बीच डिफरेंस पता चल गया है, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं वो सभी क्वासी स्टैटिक होते हैं, लेकिन जितने भी क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस होते हैं वो रिवर्सिबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। खाली फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस ही हमारे क्या होंगे, रिवर्सिबल होंगे, ठीक है ना। खाली फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस ही हमारे क्या होंगे, रिवर्सिबल होंगे, ठीक है। तो फाइनली अब हम कंक्लूड कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या देखा। तो जब भी प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा हाई होगा तो इसका मतलब यह है कि प्रेशर के बीच डिफरेंस बहुत ज्यादा है। प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा हाई है इसका मतलब क्या है कि प्रेशर के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा हाई होगा इसका मतलब एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा इसका मतलब पिस्टन बहुत स्पीड के साथ अपर डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट होगा। तो प्रेशर ग्रेडियंट हाई है इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन हाई है, एक्सेलरेशन हाई है इसका मतलब यह है कि प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट है। अब जब भी प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट होगा तो हम वो पाथ ट्रेस नहीं कर पाएंगे जिस पाथ के थ्रू सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे आया है, और अगर हम पाथ ट्रेस नहीं कर पाएंगे तो हम प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर पाएंगे और हम वापस से सिस्टम को स्टेट 2 से स्टेट 1 पे सेम पाथ के थ्रू वापस नहीं ला पाएंगे। तो जब भी प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट होगा तो हम प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर पाएंगे, यानी कि प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा। तो प्रेशर ग्रेडियंट हाई होगा, एक्सीलरेशन हाई होगा, एक्सीलरेशन हाई होगा तो प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट होगा, प्रोसेस फास्ट होगा तो इसका मतलब प्रोसेस इरिवर्सिबल है, क्योंकि फास्ट प्रोसेस के केस में हम प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर पाएंगे। अब ध्यान से देखिए वापस, जब प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा स्मॉल होगा तो इसका मतलब यह है कि प्रेशर के बीच जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। तो प्रेशर ग्रेडियंट अगर स्मॉल है तो एक्सेलरेशन बहुत कम होगा, एक्सेलरेशन बहुत कम होगा तो पिस्टन धीरे धीरे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, पिस्टन धीरे धीरे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका मतलब क्या है कि प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो है। तो जब भी प्रेशर ग्रेडियंट स्मॉल होगा तो एक्सेलरेशन बहुत स्मॉल होगा, एक्सेलरेशन स्मॉल होगा तो प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो होगा।
अब प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो होगा तो हम वो पाथ ट्रेस कर पाएंगे जिस पाथ के थ्रू सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे आया है, और क्योंकि हम पाथ ट्रेस कर पा रहे हैं तो हम प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं। हम वापस से सिस्टम को स्टेट 2 से वापस स्टेट 1 पे सेम पाथ के थ्रू ला सकते हैं। तो अगर प्रेशर ग्रेडियंट बहुत स्मॉल है, एक्सेलरेशन बहुत स्मॉल होगा, एक्सेलरेशन बहुत स्मॉल होगा, प्रोसेस बहुत स्लो होगा, प्रोसेस स्लो होगा तो हम वो पाथ ट्रेस कर पाएंगे जिस पाथ के थ्रू सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे आ रहा है। और अगर हम पाथ ट्रेस कर पा रहे हैं तो हम सिस्टम को वापस उसकी फाइनल स्टेट से सेम पाथ के थ्रू इनिशियल स्टेट पे ला सकेंगे, यानी कि उस केस में हम प्रोसेस को रिवर्स करवा सकेंगे। ठीक है, अब ध्यान देने वाला पॉइंट यह है कि जब भी प्रोसेस के दौरान फ्रिक्शन देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि जब भी स्लो प्रोसेस है अगर, और स्लो प्रोसेस के दौरान हमें फ्रिक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, हमें पिस्टन और सिलेंडर वॉल्स के बीच फ्रिक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, तो उसी केस में जो हमारा प्रोसेस कहलाएगा वो रिवर्सिबल कहलाएगा। लेकिन अगर स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस के दौरान भी हमें पिस्टन और सिलेंडर के बीच फ्रिक्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि जहां फ्रिक्शन आ जाए प्रोसेस इरिवर्सिबल है, इस चीज का ध्यान रखेगा। ठीक है, तो जब भी अगर स्लो प्रोसेस है तो भी अगर पिस्टन धीरे 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 अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है लेकिन पिस्टन और सिलेंडर के बीच हमें फ्रिक्शन देखने को मिल रहा है, तो उस केस में भी हमारा प्रोसेस इरिवर्सिबल ही कहलाएगा। तो जितने भी स्लो प्रोसेसेस होते हैं वो सभी रिवर्सिबल नहीं होते, लेकिन जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्लो होते हैं। यानी कि जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो सभी क्वासी स्टैटिक होते हैं, लेकिन जितने भी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होते हैं वो सभी रिवर्सिबल नहीं हो सकते, क्योंकि जिन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में फ्रिक्शन आ जाए तो वो कभी भी रिवर्सिबल नहीं कहलाएगा। ओनली फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आर कॉल्ड रिवर्सिबल। ठीक है, ओनली फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो होंगे, यानी कि जिन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में हमें फ्रिक्शन देखने को नहीं मिलेगा पिस्टन और सिलेंडर वॉल्स के बीच, वही क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हमारे रिवर्सिबल होंगे। और जिन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में हमें फ्रिक्शन देखने को मिलेगा पिस्टन और सिलेंडर वॉल्स के बीच, वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हमारे रिवर्सिबल नहीं होंगे। सो all reversible processes are quasi-static but all quasi-static processes are not reversible। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको इसके अंदर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।